हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक टीचर से होती है जिसे देख करके सारे स्टूडेंट एग्जाम हॉल की तरफ भागने लगते हैं। टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और स्टूडेंट्स का यही मानना है कि जब भी ये टीचर आती है तो बच्चे ऐसे भागते हैं मानो इनकम टैक्स की रेट पड़ी हो। अगले सीन में एक बाइकर को दिखाया जाता है जो कि बहुत शानदार तरीके से बाइक को यूज़ कर रहा था। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो फोर्सफुली अपने फ्रेंड को लिफ्ट से लेकर के जाने लगती है। तभी वहाँ पर टीचर की एंट्री हो जाती है और यही हमारी इस ड्रामे की मेन लीड है और इसका नाम खोन है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। खोन यहाँ पर स्टूडेंट से पूछती है कि उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी लिफ्ट को यूज़ करने के लिए, जबकि स्टूडेंट के लिए यहाँ पर स्टेयर्स है। दोनों स्टूडेंट सॉरी बोलते हैं। खोन उनसे उनके आईडी के बारे में पूछती है। दोनों ही वहाँ से निकल के भाग जाते हैं। एग्ज़ाम नहीं देंगे चलेगा, लेकिन इसके पल्ले नहीं पड़ना है कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे खोन को एग्ज़ाम हॉल में दिखाया जाता है जहाँ की वो एग्जामिनर थी। सारे स्टूडेंट बहुत ही खामोश थे क्योंकि सबको मालूम है कि खोन किस टाइप की है। यहाँ पर खोन सारे स्टूडेंट को पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती है और सभी को गाइड करते हुए ये भी कहती है कि कोई भी चीटिंग मत करना, जो भी चीटिंग करेगा अदरवाइज़ मैं उसे फेल कर दूँगी। खोन जब यहाँ पर प्रेजेंट लेती है उसके अकॉर्डिंग उसे मालूम पड़ता है कि रोल नंबर 7 प्रेजेंट नहीं है। अभी एग्ज़ाम का टाइमिंग नहीं हुआ था, इसी वजह से खोंग उस स्टूडेंट का इंतज़ार कर रही थी। खोंग यहाँ पर लिस्ट चेक करती है, तब उसे एक गर्ल की भी लिस्ट मिलती है जिसका नाम माया है और उसके आगे लिखा हुआ है कि वो 30 मिनट्स लेट आएगी। आगे एक ब्यूटीफुल एक्टर को दिखाया जाता है जो कि कार में ही अपने मेकअप को रिमूव कर रही थी और यही ब्यूटीफुल एक्टर माया है। माया बहुत ही कम एज में एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुकी है और वो जस्ट अभी शूट फिनिश करके वापस आ रही थी, इसी वजह से वो कार में अपनी ड्रेस को चेंज करती है। बाइकर वाला माया की कार से आगे निकल जाता है जिस पर मानी भड़क पड़ती है। एक्चुअली मानी माया की असिस्टेंट है जो कि 24 आवर्स उसके साथ रहती है। मानी उस बाइकर पे भड़क जाती है, कितना बदतमीज़ है, किस तरीके से बाइक को यूज़ कर रहा है, यूज़ भी करने नहीं आ रहा है। जिस पर माया कहती है ओहो अब बस भी करो, मैं एग्ज़ाम के लिए लेट हो रही हूँ। जिस पर मानी कहती है फिक्र मत करो, हम टाइम पर पहुँचेंगे, स्कूल बस आने ही वाला है। आगे बाइकर वाले को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के ग्राउंड में पहुँच चुका था। उसकी बाइक की वॉइस सुनते ही सारे स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम छोड़ करके उसके पास चले जाते हैं। बॉयज़ तो बॉयज़, गर्ल्स भी उस पर फुल लट्टू। इसी वजह से सब लोग उसे देखने के लिए चले जाते हैं। खोन सारे स्टूडेंट को रोकने की कोशिश करती है बट कोई भी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। इधर माया भी स्कूल में पहुंच चुकी थी। बाइकर वाले की एंट्री को देखने के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ लाइन लगा लेते हैं। सब के सब बस उसे ही देखे जा रहे थे। बॉयज़ उस बाइकर पे इस वजह से लट्टू थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उसके पास जो बाइक है वैसी बाइक किसी के पास नहीं है और लड़कियों का तो ड्रीम है उस बाइकर के साथ बाइक पर सफ़र करने के लिए। खोन सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम हॉल में वापस जाने के लिए कहती है बट कोई भी उस पर फोकस कर ही नहीं रहा था। जिस पर खोन गुस्से में कहती है अगर एग्ज़ाम हॉल में वापस नहीं जाओगे तो सभी को फेल कर दूंगी। जिस पर सारे स्टूडेंट को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अब यहाँ पर खोन देखने लगती है कि आखिर वो बाइकर कौन है जिसकी वजह से सारे लोग एग्ज़ाम को छोड़ करके यहाँ पर उसे देखने के लिए आए। तभी इस बाइकर को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्लासेस को नीचे करते हुए खोन को बहुत बुरी तरीके से घूरते हुए देख रहा था। ये हमारे ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम इट है। इट काफ़ी रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, साथ ही वो इस स्कूल का एक स्टूडेंट है। काफ़ी एरोगेंट और घमंडी भी है। काफ़ी शानदार तरीके से वो अपनी बाइक से नीचे उतरता है और फिर खोन को घूरने लगता है। खोन उससे कहती है बस एक बार तुम ऊपर तो मिलो, फिर तुम्हारी जान पहचान तो मैं अच्छे से कर लूँगी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आगे पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बंदे स्मगलिंग कर रहे थे पुलिस से छुपते हुए। पार्क में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग था। वो उन दोनों पर फोकस किए हुए था। जब वो देखता है कि वो दोनों बंदे स्मगलिंग करें देन उन्हें पकड़ने लगता है और इस चक्कर में एक तो भाग जाता है लेकिन दूसरा उसके हाथ लग जाता है। ओहो जा कहाँ रहे हो, बताना भूल गया था, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब मैं तुम्हें ये थोड़ी बताऊँगा कि मैं एक कॉप हूँ। अब तुम्हारी खातिरदारी करने का वक्त आ गया है, जेल में चलो। इट अगर अपनी लाइफ में किसी लड़की को बहुत ज़्यादा लाइक करता है तो वो है माया। वो माया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। माया को देखते ही वो उसके पास जाता लेकिन मानी उसे रोक लेती है। माया का एग्ज़ाम है, उसे डिस्टर्ब मत करो। जिस पर इट कहता है मेरा रास्ता छोड़ो, लेकिन मानी उसका रास्ता छोड़े तब ना मानी देखती है ओए बाइकर वाले, ये तुम ही हो ना, कितने ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग हो, क्या एक सेल्फी दे सकते हो। जिस पर इट कहता है ये सेल्फी देने का टाइम नहीं है, मुझे माया से मिलना है कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर माया की सेक्रेटरी मानी जब तक अपना फ़ोन निकालती तब तक वहाँ से इट गायब हो चुका था। सारे स्टूडेंट उस पर हंसने लगते। इस पर मानी कहती है हंस क्यों रहे हो,
क्या मैं खुद की सेल्फी खुद नहीं ले सकती हूँ? मैं तो यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए आई हूँ। कितनी अच्छी सेल्फी आ रही है ना, कहकर डिफरेंट टाइप के पोजेस देती है। माया टीचर कौन को बताती है कि वो लेट क्यों हुई। टीचर का कहना था तुम्हारे बारे में मुझे सब मालूम है, तुम जा सकती हो। वो थैंक्स बोल करके अंदर चली जाती है एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए। और पीछे से एंट्री होती है ईट की। ईट विदाउट परमिशन क्लासरूम में घुसने लगता है, जिस पर कौन उसे रोकती है, 1 मिनट, क्या मैनर्स नहीं है तुम में? और तुम मालूम है तुम लेट हो। जिस पर कौन कहता है रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 10:10 पर आना था और मेरी बाइक 10:10 पर ग्राउंड में टच हो गई थी स्कूल के, तो मैं कहाँ से ले उठाया हूँ? मैं तो परफेक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता हूँ। जिस पर कौन भी ईट को रूल्स एंड रेगुलेशन के लंबी चौड़े लिस्ट समझाने लगती है कि 10:10 पे ग्राउंड में टच नहीं होना था, बल्कि एग्जाम हॉल में टच होना था। तुम्हारा एग्जाम है, इतनी लापरवाही कैसे चलेगी? ईट बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, उसे किसी की बात सुनने की आदत नहीं है, हमेशा अपनी वाली सुनाने की हैबिट है। इसी वजह से वो कौन से कहता है तुम होती कौन हो मुझसे इतने सारे क्वेश्चन करने वाली? हाँ ये बताओ पहले। जिस पर कौन ईट को इशारा करने लगती है कि अगर वो जानना चाहता है कि वो कौन है और इतने सारे उससे क्वेश्चन क्यों कर रही है, तो वो उसकी आईडी पे ज़रा नज़र डाले। अब यहाँ पर ईट उसकी आईडी को देखता है और स्माइल करने लगता है। कौन रीज़न पूछती है स्माइल क्यों कर रहे हो? जिस पर ईट रीज़न बताते हुए कहता है कि कौन का नाम बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है, बस उसके नाम की वजह से वो हंस रहा है और अपनी हंसी को कंट्रोल भी नहीं कर रहा है। कौन को बुरा लगता है, वो ईट से कहती है फिक्र मत करो, तुम्हारी एग्जामिनर मैं ही हूँ, तुम्हें तो अच्छे से देख लूँगी मैं। ईट कौन से कहता है बाद में देख लेना, अभी मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, मुझे एग्ज़ाम देना है, टेम्परेरी एम्प्लॉय, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ईट की बातें सुनने के बाद कौन हर्ट होती है, अभी कुछ वो एक्शन लेती उससे पहले ईट उसे शांत करवा देता है। एग्ज़ाम हॉल है, इसमें चिल्लाया नहीं करते हैं, क्या इतना भी मैनर्स नहीं है? और स्पेशली टीचर्स तो बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त खोन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ईट पर। उसका दिल यही कह रहा था कि वो उड़ करके ईट की अच्छी वाली बैंड बजाए, लेकिन मजबूर थी क्योंकि वो टीचर थी एंड उस पर भी स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जिम्मेदारी थी। इसी वजह से खोन ईट जैसे स्टूडेंट को भी बर्दाश्त कर रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लग रहा था ईट को देख करके। अब यहाँ पर फाइनली ईट के हाथ में पेपर आ जाते हैं। अब देखते हैं आगे कि ईट पेपर सॉल्व कर पाता है कि नहीं। आगे एक ऑफिसर को दिखाया जाता है। ये ऑफिसर वही है जिसने स्मगलर को पकड़ा था। इसका नाम वी है। वी यहाँ पर अपने डैड से मिलने के लिए आया हुआ था। डैड वी को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वी उनका लाडला बेटा है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे उसको यहाँ पर देख करके। आगे एग्ज़ाम हॉल में ईट की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि उसे एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। और यहाँ पर बताया जाता है कि ईट पिछले 4 सालों से इसी क्लास में फेल होते जा रहा है। यहाँ पर ईट माया और बाकी फ्रेंड से पूछने की कोशिश करता है कि क्या वो लोग उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। और इधर खोन का पूरा फोकस ईट पर ही था। वी के डैड वी पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि वी की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी थी एंड यहाँ पर वी की अब डिमांड थी कि वो आउटसाइड कंट्री में जाना चाह रहा है। बट डैड मना करते हैं। वी, तुमको अच्छे से मालूम है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। तुम्हारे मामले में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ और इस तरीके से दूसरी कंट्री में तुम्हें जाने की परमिशन देना मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कुछ और हेल्प करो, तुम मेरे साथ रहो। इसी वजह से मैं बिल्कुल भी परमिशन तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ। वी अपनी डैड से कहता है आखिर कब तक मेरे मैटर में इस तरह से आप डरते रहेंगे? कभी ना कभी तो मुझे बाहर निकलना ही है। मुझे सच्चाई के बारे में पता लगाना है और अपने डैड के किलर को भी ढूंढना है। जिसे सुनने के बाद वी के डैड पास्ट का फ्लैशबैक याद करते हैं। वी के डैड और उनके बेस्ट फ्रेंड दोनों मिल करके स्मगलर को पकड़ रहे थे और इस बीच उनके फ्रेंड पर किसी ने शूट कर दिया था, जिसकी वजह से उनके बेस्ट फ्रेंड की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि उनके जाने के बाद वो उनके बेटे का ख्याल रखेंगे, जिस पर वी के डैड ने प्रॉमिस कर दिया था। एक्चुअली ये वी के डैड नहीं है, रियलिटी में ये ईट के फादर हैं। और वी के डैड के मरने के बाद उनके प्रॉमिस को याद रखते हुए उन्होंने वी को अडॉप्ट कर लिया और तभी से वी इन्हें अपना डैड मानता है। वो अपने डैड के बारे में जानना चाह रहा था कि आखिर उसके डैड को क्यों मारा गया। तो इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइनली वो ईट के डैड से परमिशन ले ही लेता है। डैड जब घर वापस जाने लगते हैं देन वो वी से कहते हैं तुम घर कब चलोगे? काफ़ी टाइम से मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। जिस पर वी कहता है ऑफ कोर्स डैड आऊँगा जल्दी, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पर डैड को दिखाया जाता है जो कि वी पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और वो वी से कहते हैं अगर आज तुम्हारे डैड होते तो यकीन मानो वो तुम्हें इस कंडीशन में देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते। जिस पर वी कहता है शायद अगर आज मेरे डैड होते तो मैं यहाँ पर नहीं होता।
खैर आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन इस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट काम के सिलसिले में मुझे बाहर विजिट के लिए जाना पड़ेगा। जिस पर डैड उससे कहते हैं याद रखना जल्दी आ जाना, मैं वेट करूँगा। वी डैड से इट के बारे में पूछता है कि अब इट कैसा है, जिस पर डैड का कहना था कि जैसे पहले था सेम वही सिचुएशन उसकी अब भी है। इट काफ़ी परेशान था कि वो पेपर में क्या लिखे, क्योंकि रिवीजन तो उसने किया ही नहीं, लेकिन प्लानिंग फुल प्रूफ करके आया हुआ था। यहाँ पर अपने सर्वेंट जेट के थ्रू मिल करके उसने अपने टीचर को ही किडनैप कर लिया था और यहाँ पर कुछ गर्ल्स के थ्रू वो अब चीटिंग करने वाला था। यहाँ पर इट को दिखाया जाता है जो पास्ट का फ्लैशबैक सोचता है। एक्चुअली ये सब करने से पहले वो टीचर के पास गया था अपने नंबर बढ़वाने के लिए। वो चाहता था कि पेपर में वो चीटिंग करे और किसी भी कंडीशन में उसके मार्क्स बढ़ जाए, वो कैसे भी करके पास हो जाए इस ईयर। लेकिन टीचर ने साफ मना कर दिया था कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम हॉल में जो एग्जामिनर आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा। तो इसी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से तो इट ने उन्हें किडनैप कर लिया था। इट नोटिस करता है कि खोंग तो उस पर नज़र जमाए बैठी हुई है, वो तो इधर उधर भी नहीं जा रही है। इट चोरी छुपे अपने फ़ोन को निकालता है और अपने फ़ोन के थ्रू यहाँ पर वो पेपर लिखना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख करके खोंग को अजीब लगता है कि कब से ये चुपचाप बैठा हुआ था और अचानक से सब लिखने लगा है। वो उसके पास जाती है, फाइनली उसे सेलफोन मिल जाता है और वो छीन लेती है। ओह अच्छा, तो इसके थ्रू तुम अब एग्ज़ाम में पास होना चाह रहे हो, ये तो चीटिंग है। इट को बुरा लगता है। इट काफ़ी एटीट्यूड में अब कौन से यहाँ पर बात करता है, वो सही तरीके से कौन से बात भी नहीं करता है और गुस्से में अपनी जैकेट निकाल के कौन के ऊपर फेंक देता है। टेम्परेरी एम्प्लॉय हो, टेम्परेरी एम्प्लॉय की तरह ही रहो, टीचर बनने की कोशिश मत करो। अब यहाँ पर कौन भी इट को अच्छा वाला सबक सिखाती है, तुम भी स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट बन के रहो, यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फेल डिक्लेयर करूँ? और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है दूसरी साइड, जिस पर इट कहता है तुम्हें तो मैं देख लूँगा, बस एक बार मुझसे बाहर तो मिलो। और ये कहते हुए वो अपनी सीट पर बैठ जाता है, अपने पेपर को लिखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आगे चल करके वो थोड़ा सा अटक जाता है क्योंकि उसे आंसर आ ही नहीं रहा था। तब वो विंडो के थ्रू देखने लगता है जहाँ पर उसका सर्वेंट जेट उसकी हेल्प करता है 4 लड़कियों के सपोर्ट की वजह से, और टीचर भी यहाँ पर सारे आंसर लिख के दे रहे होते हैं कौन को। खैर यहाँ पर कौन जैसे तैसा करके अब पेपर को सॉल्व कर रहा था और बहुत ही ईजी लग रहा था उसे पेपर। यहाँ पर वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही करता है। खोन जो कि इट पर नज़र रखी हुई थी, काफ़ी टाइम से वो विंडो की ही साइड देख रहा था, जिसे देखने के बाद खोन को अजीब लगता है ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो पता लगाने के लिए उसके पास जाती है। इट अपने आप को बचाने के चक्कर में खोन से कहता है अगर तुम यहाँ पर खड़ी रहोगी तो हो सकता है मैं पेपर सॉल्व ना कर पाऊँ, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो, इसी वजह से दूसरी साइड पर हो जाओ। जिस पर खोन कहती है ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और यहाँ पर इट इशारा करने लगता है अपने सर्वेंट और बाकी सारे लोगों को कि यहाँ से चली जाओ, ये साइको देख लेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और फाइनली होता वही है जिस बात का डर रहता है इट को। खोन देख लेती है कि बाहर किस तरह से जेट लड़कियों के सपोर्ट की वजह से ईट को यहाँ पर चीटिंग करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर वो अच्छा वाला बैंड बजाती है ईट की, और साथ ही उसे वार्न भी करती है कि तुम बस रुको, मैं तो तुम्हें देख लूँगी। कौन क्लासरूम से बाहर जाने से पहले क्लीनर बॉय को क्लास अटेंड करने के लिए कहती है कि तुम 2 मिनट संभालो, मैं अभी आई, और जल्दी से उन लोगों के पीछे निकल पड़ती है। इधर ईट को अच्छा मौका मिल जाता है, वो अपने फ्रेंड को बचाना चाह रहा था, इसी वजह से वो उन्हें इशारा करके बताता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो लेडी गागा तुम्हें पकड़ लेगी। ईट की बातें सुनने के बाद सारे लोग अपनी अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। टीचर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाते हैं और खोन उन्हें पकड़ ही लेती है। खोन के पूछने पर टीचर बता देते हैं कि जेट भी इन सब में इन्वॉल्व था। अब बारी थी जेट को पकड़ने के लिए। जेट एक साइड में छुपा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि लेडी गागा तो मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन सडनली वहाँ पर खोन की एंट्री हो जाती है और वो उसे टाइटली पुश करते हुए कहती है, क्या कहा, तुम मुझसे बच जाओगे? कब तक बचोगे? चलो बाहर आ जाओ प्यार से। बाहर वालों को तो खोन ने अच्छे से हैंडल कर लिया। अब बारी थी ईट की। क्लासरूम में वापस आने के बाद वो ईट के पेपर पे फेल डिक्लेयर कर देती है। तुमने स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा, इसके अकॉर्डिंग तुम फेल हो। ईट को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ईट कभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर वो अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाता है और पेपर फाड़ करके एग्ज़ाम हॉल से बाहर चला जाता है। माया को बुरा लगता है क्योंकि ईट का ऐसा करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ईट गुस्से में बाहर जाता है, जहाँ पर उसका सर्वेंट जेट, सर्वेंट कम उसका फ्रेंड ज़्यादा, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इस लेडी गागा से बचाओ। ये ग्लासेस के पीछे से जो आंखें घूर कर देखती है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ ईट हेल्प करो। ईट उसकी बिना बातें सुने हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद खोन जब घर वापस जा रही थी
तब उससे रिक्वेस्ट करने के लिए माया आ जाती है। माया उससे रिक्वेस्ट करती है ईट के लिए कि वो ईट को इस तरीके से फेल डिक्लेयर ना करे, उसका पूरा ईयर ख़राब हो जाएगा। जिस पर खोन कहती है लेकिन स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने के अकॉर्डिंग ईट फेल है, मैं उसे पास नहीं कर सकती हूँ। जिस पर माया बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करती है। खोन रेडी हो जाती है। अगले सीन में माया को दिखाया जाता है जो गुस्से में ईट के पास जाती है जो कि शांति से बैठा हुआ था। ईट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है ना कि पिछले 4 सालों से तुम फेल हो रहे हो। एटलीस्ट इस साल तो अच्छे से मेहनत करके पास हो जाओ। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है बार बार एक ही क्लास में बैठने के लिए? ईट अभी माया से कुछ बोल पाता तभी वहाँ पर मानी की एंट्री हो जाती है जो दौड़ते हुए आती है और माया को शेड्यूल बताने लगती है। तुम्हारे पास तो 1 मिनट भी नहीं है और तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, जल्दी चलो, शूटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। लेकिन जब वो ईट को देखती है, हाय हैंडसम, तुम यहाँ पर, क्या एक सेल्फी हो सकती है? ईट के देखने पर मानी उससे कहती है, आई नो, इस तरह से मुझे मत देखो, मैं ब्यूटीफुल हूँ। क्या तुम एक सेल्फी लेना पसंद करोगे मेरे साथ? वैसे आपसे मैं तुम्हें बाइकर नहीं बोलूँगी, तुम एक रेसर हो, क्या फिर भी मेरे साथ सेल्फी नहीं लोगे? अच्छा कोई बात नहीं, अपनी सेल्फी दे दो कहकर उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करती है। इस पर माया कहती है, क्या अब तुम्हारा लेट नहीं हो रहा है? इस पर मानी कहती है, इतना हैंडसम बनता हो तो लेट भला किसका होने वाला है? माया जाने से पहले ईट को समझा कर जाती है कि उसे प्रॉमिस तोड़ने वालों से बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि पास्ट में ईट और माया दोनों ने मिल करके एक साथ प्रॉमिस किया था कि दोनों एक साथ अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे। तो माया यहाँ पर ईट को याद दिलाती है कि उसे ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट करना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा और स्टडी भी करनी पड़ेगी। माया के जाने के बाद ईट भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है खोन से। अब क्लासरूम में तो ईट खोन से बदला नहीं ले पाया था, तो वो अब उससे बाहर बदला लेने के लिए आया हुआ था। वो उसकी साइकिल के सामने आ जाता है। कौन ईट से कहती है, मेरा रास्ता छोड़ो, अदरवाइज मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। जिस पर ईट कहता है, मेरे बारे में जानती हो क्या? कौन को ईट के बारे में सारी नॉलेज है, इसी वजह से वो कहती है, मैं तुम्हारी धमकियों से बिल्कुल भी डरने वाली नहीं हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो। ईट के ना जाने पर वो अपनी बाइसाइकिल से उसे हिट करती है और अपना रास्ता बनाते हुए जाने लगती है। ईट एक बार फिर से कौन का रास्ता रोकता है और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कौन को अच्छा मज़ा चखाएगा। इसी वजह से वो अपनी बाइक को फुल स्पीड में ड्राइव करता है और आगे चल करके वो कौन को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से बेचारी कौन गिर जाती है। और यहाँ पर ईट को दिखाया जाता है जो अपने स्टाइल में उसे गुड बाय और टीज दोनों करके चला जाता है। कौन को बुरा लगता है और वो इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाती है कि टीचर से उसकी कंप्लेंट कर ही देती है कि उसने पेपर में चीटिंग किया है और उसे पास ना किया जाए। ईट जब घर पर पहुंचता है तब सारे सर्वेंट एक दूसरे को अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि ईट घर पर आ गया है, सब के सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। ईट जब अपने रूम में इंटर करता है तो वहाँ पर अपने और डैड की फ़ोटो देखता है, उसे बुरा लगता है और फ़ोटो को पलट कर वहाँ से चला जाता है। आगे जब वो जाता है तब उसे वी की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिखती है, जिसे देखने के बाद वो कहता है, ओह अच्छा, तो ये ग्रेजुएटेड भी हो गया है। ईट के डैड की एंट्री होती है जो काफ़ी गुस्से में थे। वो ईट से कहते हैं, काफ़ी टाइम से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, क्या मेरा कॉल अटेंड करना तुम ज़रूरी नहीं समझते हो? जिस पर ईट बहुत ही रूड तरीके से अपने डैड से बात करता है। ईट और उसके डैड के बीच में बिल्कुल भी कुछ भी ठीक ठाक नहीं रहता है। आए दिन ईट अपने डैड से फाइट करता है किसी रीज़न की वजह से। आगे देखते हैं वो रीज़न क्या है। टीचर के थ्रू ईट के डैड को भी मालूम पड़ चुका है कि ईट क्लास में चीटिंग कर रहा था। उन दोनों के बीच में बातें बढ़ती जा रही थी, जिस पर आंट को कॉल करके वी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इधर डैड ईट को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उसे उसके डैड की रिपुटेशन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वो एक जर्नल का बेटा है और इस तरह से अगर वो एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग करेगा तो उनकी रिपुटेशन तो ख़राब हो जाएगी। लेकिन ईट को यहाँ पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो उल्टा अपने डैड पर ही चिल्लाने लगता है, अगर इस तरह से आप मुझ पर रौब झाड़ते रहेंगे तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी मॉम के पास चले जाऊँगा। जिस पर ईट के डैड उसे गुस्से में कहते हैं, ये किस तरीके से बात कर रहे हो? क्या तुम सच में यहाँ से जाने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। एक्चुअली ईट का मानना है कि उसके डैड के पास एक मिस्ट्रेस है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे छोड़ करके चली गई है। इसी वजह से ईट अपने डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। उन दोनों के बीच में बातें बढ़ रही थी और हाथापाई पर भी आ जाती है। सही वक्त पर वहाँ पर वी की एंट्री होती है, जो कि सिचुएशन को संभाल लेता है और ईट तो वी को देख करके और भी ज़्यादा जल भुन जाता है। ओ एडॉप्टेड, देखो तुम्हारी बातों में कितनी पावर है, तुमने रुकने के लिए कहा और डैड रुक भी गए। डैड, मैं सच कह रहा हूँ, किसी दिन मैं अपनी मॉम के पास ज़रूर चला जाऊँगा, कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एक छोटे हाथी को दिखाया जाता है, आई मीन टू से एक छोटे से किड को दिखाया जाता है जिसका नाम चिन है। चिन को बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, इसी वजह से वो एक शॉप पर आता है जहाँ पर वो नूडल बनाने के लिए कहता है।
लेकिन नूडल बनाने की इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को वो ऐड करने के लिए कहता है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को निकालने के लिए भी कहता है, जिस पर ओनर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है उस पर। एक काम करो, आई थिंक मुझे लग रहा है तुम जिस टाइप का ऑर्डर मुझे देना चाह रहे हो मेरी शॉप पे अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक तुम्हें दूसरी शॉप पर चले जाना चाहिए। तुम्हारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग वहाँ पर फूड तैयार किया जाएगा। जिस पर चिन सॉरी बोलते हुए कहता है, ओह आई एम सॉरी डैड, प्लीज़ जल्दी से बना दो ना, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जिस पर डैड कहते हैं, अब आया ना लाइन पे। चिन कॉन का ही छोटा भाई है। कॉन की एंट्री पर वो काफ़ी परेशान थी, इसी वजह से चिन उससे पूछता है, क्या बात है, अब कौन से डॉग से तुम्हारी फ़ाइट हो गई, बताओ ज़रा, हम तुम्हारे मैटर को सुलझा देंगे। कौन कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में ईट को दिखाया जाता है जिसने सभी की नाक में दम करके रखा है, लेकिन फिर भी उसे अपने रूम में एक किटी मिलती है जिसके साथ बातें करके, उसके साथ टाइम स्पेंड करके ईट को काफ़ी सेटिस्फाई फील होता है। ईट ने इसका नाम एंजल रखा है। अगले सीन में कौन को दिखाया जाता है जिसने ड्रेस को चेंज कर लिया था। गिरने की वजह से उसकी ड्रेस पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, तो इसी वजह से वो उसे वॉश करने के लिए आई हुई थी, लेकिन गिरने की वजह से उसके बॉडी में पेन भी हो रहा था। जिस पर डैड कहते, एक काम करो, आई थिंक तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, लाओ हम कपड़ों को वॉश कर देते। जिस पर कौन मना करती है, नहीं डैड, मैं आपसे अपने कपड़े वॉश करवाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर चिन कहता है, ये हुई ना सिस्टर वाली बात, डैड एक काम करो, आप मेरे लिए फूड तैयार कर दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और रहने दो ना, कौन ये सब कर लेगी, वो कह तो रही है वो कर लेगी। जिस पर डैड चिन से कहते हैं कि अगर उसने कौन की हेल्प नहीं की तो आगे चल करके उसे पैसे नहीं मिलेंगे। जिस पर ना चाहते हुए भी चिन को भी इसमें हेल्प करनी ही पड़ती है। अगले सीन में कौन अपनी स्टडी कर रही थी और साथ ही वो अपने डैड को अमाउंट देती है। असिस्टेंट टीचर बनने की वजह से उसे अमाउंट जो मिला था, तो वो अमाउंट अपने डैड को दे करके उनकी हेल्प करना चाह रही थी, लेकिन डैड लेने से मना कर देते, नहीं कौन, ये तुम्हारा अमाउंट है, तुम संभाल कर रखो। इस पर चिन आ जाता है, ओह अच्छा, तो क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। डैड उससे ले लेते हैं, आए दिन बस तुम्हें पैसे ही चाहिए, कभी अपनी बड़ी बहन के भी बारे में सोच लिया करो, हमेशा खाते रहते हो। डैड खोन मिल करके शीन को टीस करते हैं और उसे कहते हैं कि ये फूड उसके लिए नहीं है। जिस पर शीन अपसेट हो जाता है, क्या खाना और मेरे लिए नहीं, ऐसा भला कैसे हो सकता है, बिना खाने के तो मैं ज़िंदा भी नहीं रह सकता हूँ। इस पर कौन और डैड स्माइल करने लगते हैं एंड देन यहाँ पर सारे के सारे लोग मिल करके फूड को एंजॉय करते हैं। और अपोजिट में ईट की वजह से ईट के डैड काफ़ी परेशान और स्ट्रेस में भी रहने लगे थे। ईट डाइनिंग टेबल पर नहीं था, वो खाने के लिए भी नहीं आया था, जिस पर वी उसे बुलाने के लिए जा रहा था। डैड मना कर देते हैं, नहीं वी, ईट तुमसे छोटा है, उसे समझना चाहिए, इस तरह से तुम अपनी रेपुटेशन मत खराब करो, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल होते जा रहा है, भूख लगेगी तो खुद ब खुद आएगा। और इधर ईट को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठा था, भूख तो उसे ज़ोरों से लगी थी। आंट आती है और ईट को बताती है कि वी और डैड दोनों ही इसका इंतज़ार कर रहे डाइनिंग टेबल पर, उसे जा कर के खाना खा लेना चाहिए, भला खाने से क्या दुश्मनी। ईट मना कर देता है, उस वी के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाने वाला हूँ, अब जाओ आंट कहकर सो जाता है। जबकि आंट ईट से रिक्वेस्ट कर रही थी कि इस तरह भूखे पेट उसे नहीं सोना चाहिए वरना उसे नींद नहीं आएगी। और नाइट में दिखाया जाता है जब ईट के पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगते हैं तो रात के अंधेरे में फ्रिज में खाने के लिए ढूंढने लगता है, बट फ्रिज में कुछ भी नहीं था। जिस पर वो कहता है, कुछ भी नहीं बचा है मेरे लिए। तब वहाँ पर वी की एंट्री होती है जो ईट को नूडल देता है और उसे कहता है इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ईट उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उस वक्त उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। बट यहाँ पर ईट को दिखाया जाता है वो इतना बड़ा ज़रूर हो गया था लेकिन उसे अभी तक नूडल भी बनाने नहीं आ रहा था, जहाँ पर वी उसकी हेल्प करता है। ईट को इतनी ज़ोर से भूख लगी थी कि वो बिना वेट किए फटाफट नूडल खाने लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट था। जिस पर वी समझाता है इस तरीके से मत खाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो उसके बाद खाओ। ईट उसकी नहीं सुनता है। वी यहाँ पर ईट को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, जिस तरह वो ग्रेजुएट हो चुका है, आगे चल करके ईट को भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, डैड उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। जिस पर ईट गुस्से में वी से कहता है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, एडॉप्टेड हो एडॉप्टेड रहो, मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इतना हक नहीं देता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर करो। जिस पर वी कहता है बट मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ईट कहता है एडॉप्टेड हो, मैंने कभी इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम मेरे बड़े भाई हो, और बनने की कोशिश भी मत करो क्योंकि एडॉप्टेड हो एडॉप्टेड ही रहो। ईट की बातें सुनने के बाद वी हर्ट होता है क्योंकि वी ईट को सच में अपना छोटा भाई मानता है। मॉर्निंग में आंट ईट को जगाने के लिए आती है, अब बॉडी पे जाओ, जल्दी से चलो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे।
जिस पर ईट आंट को हक करते हुए, प्लीज़ थोड़ा सा और सोने दो ना, आई लव यू, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मिस यू, थोड़ा सा और। जिस पर आंट कहती है, बस बहुत हो गया मस्का लगाना, जल्दी से उठो, फटाफट रेडी हो जाओ और स्कूल के लिए भी तो जाना है, और आज तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। जिस पर ईट पूछता है, गुड न्यूज़ मेरे लिए? बताओ भी तो क्या है। आर्ट यहाँ पर ईट को बताती है कि आज से होम ट्यूशन वाली टीचर आने वाली है जो उसे पर्सनली पढ़ाएंगी। ये सुन करके ईट की पूरी नींद ही गायब हो जाती है। क्या कहा आपने आंट? ट्यूशन टीचर घर पर? एक्चुअली ईट के पास कोई भी टीचर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि जितना भी उसके डैड अरेंज करते थे ईट उन्हें परेशान करके भगा देता था। ईट डैड से कहता है, मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी स्टडी खुद कर सकता हूँ। जिस पर डैड का कहना था, आई नो तुम अपनी स्टडी खुद से कितना अच्छे तरीके से कर सकते हो, इतने सारी टीचरों का अरेंजमेंट करने के बाद भी तुमने उन्हें परेशान करके भगा दिया, लेकिन लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, अगर इस टीचर को भगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है खोन की, और गलती से यहाँ पर खोन ही उसकी न्यू ट्यूशन टीचर रहती है। खोन को भी इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो ईट की टीचर बनने वाली है। तो क्या होएगा जब एक बार फिर से दोनों का आमना सामने होगा? क्या सच में खोन ईट जैसे बॉय को पढ़ाना पसंद करेगी या नहीं? देखते हैं आगे की वीडियो में। दोनों एक दूसरे को आमने सामने से देख करके टोटली शॉक्ड हो जाते हैं। खोन को आइडिया भी नहीं था कि वो जिसे होम ट्यूशन देने की सर्विस प्रोवाइड करने वाली है वो ईट है। ईट अपने डैड से कहता है, इस आंट से तो मैं होम ट्यूशन बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ, मैं इसे लाइक नहीं करता हूँ, अच्छा रहेगा ये यहाँ से जितनी जल्दी चले जाए उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पर खोन भी चिल्ला पड़ती है, तो मैं होम ट्यूशन देने के लिए मैं मरी नहीं जा रही हूँ, और तुम जैसे स्टूडेंट को तो मैं बिल्कुल भी होम ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करूँगी। इधर माया को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। एक्चुअली माया को शूट पे जाना था जिसमें उसका रोल था एक बॉडीगार्ड का, तो इसके लिए वो प्रैक्टिस कर रही थी। जिस पर मानी कहती है, तुम्हें प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, तुम ऑलरेडी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, और बॉडीगार्ड के लुक में तुम और भी ज़्यादा अच्छी लगोगी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे इस नए शूट के लिए। माया मीना से कहती है कि उसे किस टाइप के पोज देने चाहिए, और डिफरेंट टाइप के पोजेस करके मानी को दिखाती है। ईट के डैड कौन से रीज़न पूछते हैं कि आखिर किस वजह से वो ईट को पढ़ाना नहीं चाहिए। इस पर कौन कहती है, आई एम सॉरी अंकल, मैं आपको ये बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आई थिंक बता देना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली ईट एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था और उसे मैंने पकड़ा, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे स्टूडेंट को स्टडी करवानी चाहिए। मैं बिल्कुल भी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, आई एम सॉरी, आप किसी और न्यू ट्यूशन टीचर को ढूंढ लीजिए। ईट के डैड खोन को रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ईट के लिए कोई भी टीचर आने के लिए तैयार नहीं थी इसी वजह से, लेकिन खोन साफ मना कर देती है, आई एम सॉरी, मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। माया मानी के साथ अपनी ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, जहाँ पर मानी उसे बताती है कि उसका ट्रेनर सामने खड़ा है, वो जा कर के मिल ले। जब माया जाती है तो वो वी था। वी को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद माया वी से मिली थी। वी उसे बताता है कि वो उसका ट्रेनर है। कौन ईट के घर से अपनी साइकिल लेकर के जाने वाली थी, लेकिन ईट उसे टीज करते हुए उसे कहता है कि वो दोबारा अपने फेस को न दिखाए क्योंकि ईट को उसके फेस से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वो कोशिश करे कि नेक्स्ट टाइम वो उससे ना मिले, और अगर मिले भी तो वो अपना रास्ता चेंज कर ले। जिस पर खोन कहती है, ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। ईट कौन को आंट कह के बुलाता है। वो कहता है, आंट सच में तुम कितनी ज़्यादा अनलकी हो ना, जो मुझ जैसे स्टूडेंट को तुम्हें पढ़ाने का मौका नहीं मिला। ईट बातों ही बातों में कुछ ज़्यादा ही बकवास भरी बातें करने लगता है, जिस पर कौन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एंड देन यहाँ पर ईट को सबक सिखाने के लिए वो एक बार फिर से अपना कुंफू कराटे वाला एक्सपीरियंस शो करने लगती है। तभी वहाँ पर जेट की एंट्री होती है। जेट इस तरह ईट की कंडीशन देख करके डर जाता है। ओह लेडी गागा, तुम यहाँ पर। ईट जेट को बताता है कि कौन यहाँ पर उसकी टीचर बनने के लिए आई थी, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। बट यहाँ पर जेट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी क्योंकि खोन को देख करके उसे पास्ट के बारे में जो याद आ रहा था। खैर वहाँ से खोन चली जाती है। इधर वी को दिखाया जाता है। अब ट्रेनर होने की वजह से वो माया को ट्रेनिंग दे रहा था कि किस तरह से उसे गन को पकड़ना है और किस तरह से शूट करना है, लेकिन माया यहाँ पर वी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थी। वो वी से पूछती है कि वो उसे बिना बताए कहाँ चला गया था, जिस पर वी कहता है उसे अपनी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करना था और ग्रेजुएट करना था, तो इसी वजह से उसे इस कंट्री से दूर जाना पड़ा, और काफ़ी टाइम के बाद वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस आया है। माया अभी वी से कुछ और सीखती, उससे पहले वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आ जाती है मानी, जो उसे कहती है कि डायरेक्टर ने उसे इमरजेंसी में बुलाया है तो उसे चलना चाहिए और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी उसकी नज़र वी पर पड़ती है। ओह तुम यहाँ पर, अच्छा तो तुम माया के ट्रेनर हो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था।
वैसे अच्छा लगा तुमसे मिल करके। मानी माया से कहती है कि वो उसकी पिक लेना चाह रही है ट्रेनिंग करते वक्त, तो इसके लिए उसे ज़रा सा अच्छा सा पोज देना पड़ेगा। साथ ही वो वी से भी कहती है कि वो इस तरह प्रोटेंड करे कि मानो वो माया को सिखा रहा है और वो दोनों की एक साथ में पिक ले। और यहाँ पर ऐसे ही होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है माया वी को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन वी क्या माया को लाइक करता है या नहीं, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। इट है जो माया को लाइक करता है और माया उसके बड़े भाई वी को। मानी वी से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसे गन चलाना सिखाए। वो गन को पकड़ती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे गन को पकड़ना सिखाओगे। जिस पर वी कहता है तुम्हें सिखाने की क्या ज़रूरत है। जिस पर मानी कहती है वो क्यों, मुझे सीखना है, मैं सीखना चाह रही हूँ। तब वी कहता है इस वजह से बिकॉज तुमने गन को सही तरीके से पकड़ा है, तो मुझे आई थिंक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर मानी कहती है क्या सच में गलती से सही पकड़ लिया, तो तुम मुझे कब ट्रेनिंग दोगे। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं ले सकती हूँ तो फ़ोटोज़ तो क्लिक करवा ही सकती हूँ। और माया से कहकर वो वी के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करवाती है। इधर इट को बाइक रेस में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाया जाता है बिकॉज इट को अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि वो एक अच्छा बाइक रेसर है। तो यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करता है और फाइनली होता भी यही है, इट उस रेस में जीत जाता है। इस रेस में जीतने की वजह से इट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके कितने सारे एनिमीज भी बन चुके हैं। नेक्स्ट सीन में खोन को दिखाया जाता है। डैड उससे पूछते हैं कि वो होम ट्यूशन के लिए गई थी, क्या हुआ। जिस पर खोन बताती है वो जिस जगह पर गई थी वहाँ का स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा साइको था जिसे वो पढ़ाना नहीं चाह रही थी। डैड का कहना था तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। आगे खोन को दिखाया जाता है जो कि कुछ टाइम के लिए असिस्टेंट टीचर बनी हुई थी, तो इसी वजह से अब वो रियल टीचर के क्लोथ देने के लिए गई हुई थी, बट कोई था जो उसे फॉलो कर रहा था। खोन टीचर को क्लोथ दे करके उन्हें गुड बाय बोल करके वहाँ से जाने लगती है। उसे रियलाइज़ होता है मानो कोई तो उसे फॉलो कर रहा है। वो अपनी बाईसाइकिल की स्पीड को तेज़ कर देती है। तभी एक कार से गार्ड निकलता है जो कि खोन का रास्ता रोकता है और उसे बताता है कि बॉस तुमसे मिलना चाह रहे। खोन डर जाती है, कौन सा बॉस। सामने से इट के डैड की एंट्री होती है। इट के डैड को देख करके खोन कहती है आई एम सॉरी अंकल, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उस क्रेजी स्टूडेंट को तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाली। जिस पर इट के डैड कहते हैं पहले मेरी पूरी बात हो सुन लो, मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्स करने के लिए नहीं आया हूँ कि तुम मेरे बेटे को पढ़ाओ, बट अगर तुम मेरे बेटे को पढ़ाती हो तो इसके बदले में आई थिंक मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। जिसकी वजह से खोन सोचने का टाइम मांगती है। माया इतनी फेमस होने के बाद भी अपनी स्टडी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मानी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि कल डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसके साथ, तो इसी वजह से उसे जल्दी जाना पड़ेगा। साथ ही ये भी पूछती है कि इस वक्त माया क्या कर रही है। जिस पर माया बताती है कि वो अपनी स्टडी को कर रही है। जिस पर मानी कहती है क्या स्टडी, अभी तो तुम्हारा सेमेस्टर गया है और इतनी जल्दी तुम स्टडी भी स्टार्ट कर दियो, अरे कुछ तो रेस्ट ले लो। जिस पर माया कहती है मुझे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो इसके लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी से तैयारी कर रही हूँ। कौन अपने छोटे भाई चीन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी सारी फरमाइशों का वो ख्याल रखती है। यहाँ पर वो उससे पैसों की डिमांड करता है। कौन उसे पैसे देने लगती है, जिस पर डैड मना करते हैं तुम इसे बिगाड़ रही हो, तुम्हारे ना रहने पर मैं इसे संभाल नहीं पाऊँगा, तुम्हें उतना ही अमाउंट देना चाहिए जितनी की ज़रूरत है। नेक्स्ट डे इट जब बाहर से घर वापस आता है तब वहाँ पर खोन को देख करके वो तो एकदम पागल सा हो जाता है और खोन से कहते हैं क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती है, कल क्या कहा था कि दोबारा अपनी शक्ल दिखाना भी मत। इट खोन से कहता है आंट क्या सच में तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट होती जा रही है, कल ही तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ पर कभी भी अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं आओगी, क्या सच में डैड बहुत ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं जो तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़ गई। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ोगी, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन और नीयत को देख करके यही लग रहा है कि तुम प्रॉमिसेस को बहुत जल्दी तोड़ जाती हो। एक्चुअली खोन ने खुद से ही प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी इट के घर पर नहीं आएगी, लेकिन हालात बदलने की वजह से उसे आना पड़ा था। लेकिन वो सॉरी बोल करके वापस जाने लगती है, जिस पर इट के डैड उसका अमाउंट डबल तिबल चबल कर देते हैं कि अगर तुम मेरे बेटे को पढ़ाती हो तो तुम्हारा अमाउंट डबल हो जाएगा। जहाँ पर खोन कैलकुलेट करती है और मंथली सैलरी उसकी 1,20,000 आती है, जिसे काउंट करने के बाद खोन के पास तो रीज़न ही नहीं रहता है कि वो इसे रिजेक्ट करे, और इस वजह से वो हाँ कर देती है। आगे इट को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक लेकर के वहाँ से चला जाता है। आंट उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि उसे इस वक्त अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, लेकिन भला इट किसी की सुनने वाला कहाँ है। यहाँ पर खोन को दिखाया जाता है जो कि अब फॉलो करने लगी थी इट को कि वो उसे लेकर आएगी और पढ़ाएगी भी। आंट कहती है डैड से क्या सच में खोन इट को हैंडल कर लेगी, जिस पर डैड का कहना था इसी वजह से तो इसे हायर किया है। इधर जेट की अच्छी वाली धुलाई हो रही थी उसी के अंकल के थ्रू,
एक्चुअली जेट के अंकल बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और उसके लिए वो अमाउंट मांगने के लिए आए हुए थे जेट से, जिस पर जेट देने से मना कर देता है और वो गुस्से में जेट को हिट करते। उससे पहले ईट पहुंच जाता है। जेट के अंकल को ईट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो एक जनरल का बेटा है। यहाँ पर ईट रियलाइज़ करवाता है, अंकल आप मुझे ज़रूर भूल गए होंगे, लेकिन आई थिंक आप मेरे डैड को तो बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे ना। मेरे डैड वही जनरल, क्या आपको याद आया? अंकल डर जाते हैं, अगर इससे पंगा लूँगा तो जेल जाऊँगा। इसी वजह से वो उन दोनों को गुड बाय बोल करके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से वो जेट से पैसों की डिमांड करने लगते हैं ड्रिंक के लिए, इस पर इट उन्हें अमाउंट दे देता है। जेट इट को थैंक्स बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, अदरवाइज़ पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अभी ये दोनों फ्रेंड्स आपस में मिल करके बातें कर रहे थे, अचानक से कोई उनके ऊपर टायर फेंक देता है। इट देखने के लिए जब टर्न होता है तो वहाँ पर कौन को देख करके वो काफ़ी सरप्राइज था कि उसे यहाँ के बारे में कैसे मालूम पड़ा। कौन यहाँ पर बता देती है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आंट की वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, जल्दी से चलो स्टडी करनी है, जिस पर इट जाने से मना कर देता है। इधर दिखाया जाता है माया को, माया एक्सरसाइज कर रही थी, जिस पर भी उसका हाथ पकड़ लेता है। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, तुमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की। तभी वहाँ पर मानी की एंट्री होती है। मानी माया को कहती है चलो मैं तुम्हें यहाँ पर रिसीव करने के लिए आई हूँ। अब वो वहाँ से जाती उससे पहले एक बार वो वी से मिलना ज़्यादा पसंद कर रही थी। सेक्रेटरी के आ जाने की वजह से माया उसे गुड बाय बोल करके जाने वाली थी, लेकिन सेक्रेटरी मानी वी से कहती है कि क्या आज उसका शेड्यूल अगर फ्री है तो वो उनके साथ चले, जिस पर वी रेडी हो जाता है कि ठीक है वो चलेगा, लेकिन पहले वो चेक करेगा कि क्या उसका शेड्यूल सच में खाली है या नहीं है। इधर खोन को दिखाया जाता है, कुछ टाइम तो बड़े प्यार से ईट को समझाने की कोशिश करी थी कि वो घर चले, और ईट के ना समझने पर कौन यहाँ पर उसका कॉलर पकड़ती है और उसे घर चलने के लिए कहती है, जिस पर कुछ टाइम के लिए तो ईट भी डर जाता है। वो कहता है ओके चल रहा हूँ ना, मैं अपनी बाइक से जाऊँगा, जिस पर ईट कहती है जिससे भी चलना रहे चलो। यहाँ पर ईट खोन को टीज करते हुए कहता है अब पकड़ के दिखाओ, और वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख करके जेट स्माइल करने लगता है। लेडी गागा तो गई। अगली सीन में एक इवेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोगों में कंपटीशन चल रहा था, वो भी इस बात के लिए कि जो भी इस कंपटीशन का विनर रहेगा आज उसे माया से मिलने का मौका मिलेगा। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर माया की एंट्री होती है। माया को देख करके उसके फैन से रहा नहीं जाता है। सडनली वो लोग उसके पास जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग उसके साथ सेल्फी लेते हैं, कुछ ऑटोग्राफ लेते हैं, और यहाँ पर वी भी उन्हीं के पास आया हुआ था। अब भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि माया आगे चल ही नहीं पा रही थी, जहाँ पर वी उसे हैंडल करता है और सारे फैन को भी हटाता है ताकि माया अच्छे से जा सके। माया काफ़ी खुश थी इस तरह से वी की ट्रीट को पा करके। इधर ईट को दिखाया जाता है, कौन को परेशान करके ईट को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए रुकता है तो सामने से देखता है कि कौन अपनी साइकिल लेकर के आ रही है। वो उस पर हंसता है, हेलो आंट, इस तरह से अगर तुम आती रहोगी तो मुझे कब पकड़ पाओगी? आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, और मुझे लग रहा है तुम बहुत ही ज़्यादा थक गई हो, लो पानी पी लो कहकर अपनी बोतल को फेंक देता है और ख़ुद वहाँ से गुड बाय बोल करके निकल जाता है। अब बेचारी खोन इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो क्या करे, जहाँ पर वो एक अंकल से लिफ्ट लेती है कि उसे एक बंदे को फॉलो कर रहा है। इधर माया को दिखाया जाता है, उसके फैंस तो उसके लिए पागल से हो जाते हैं। वो सारे के सारे उसके साथ फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ भी लेते, जिसे देते देते माया काफ़ी थक भी चुकी थी। खोन अंकल की वजह से सही तरीके से ड्राइव नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से वो अंकल को अपने ही काम में उलझा करके उनकी बाइक लेकर के वहाँ से भाग जाती है। माया का एक बॉयफ्रेंड उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए उसे पकड़ने वाला था, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर वी आ जाता है, जो उसे माया को टच भी नहीं करने देता है और साथ ही उसे वार्न भी करता है कि वो माया को टच ना करे, क्योंकि वो दूर से ही खड़ा उसे देख रहा है। इधर बेचारी खोन हर तरीके से कोशिश करती है कि वो ईट को पकड़ सके, लेकिन बेचारी ईट को पकड़ने के चक्कर में खुद ही गार्बेज में जा करके फंस जाती है। इवेंट फिनिश होने के बाद माया जब वहाँ से जाने लगती है तो अपसेट हो जाती है कि वी ने सही तरीके से उसे गुड बाय भी नहीं कहा। वी उसके पास आता है उसके लिए वाटर लेकर के, जिस पर माया उसे थैंक्स बोलती है। माया वी से बात करना चाह रही थी, इसी वजह से वो कहती है बट ये वाटर तो कोल्ड है ही नहीं, मैं इसे कैसे पीऊँगी। वी यहाँ पर माया को बताता है कि इसी वाटर को ढूंढने के चक्कर में उसे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। ये नॉर्मल वाटर है जिसे पीने के बाद माया की कंडीशन ख़राब नहीं होगी, और कोल्ड वाटर पीने के बाद उसकी कंडीशन ख़राब भी हो सकती है। वो उसका ख्याल रखना चाह रहा है, इसी वजह से वो नॉर्मल वाटर लेकर आया हुआ है। खोन ने ईट को वापस लाने की कोशिश की बट वो नाकाम रही। अंकल जब खोन की कंडीशन और बाइक की कंडीशन देखते तो अपना सर पकड़ लेते, क्योंकि बाइक की हैंडल लाइट सब टूट चुकी थी। तब यहाँ पर अंकल उससे पैसों की डिमांड करने लगते हैं कि उन्हें पूरा पैसा चाहिए। कौन इसके बारे में आंट को बताती है। आंट गुस्से में, इतना ज़्यादा पैसा मांग रहा है, चलो ज़रा मैं देखती हूँ।
आंट गुस्से में बाहर आती है और उसे थोड़ा अमाउंट दे करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके ना जाने पर आंट को गुस्सा आता है और एक पंच वो उसके बाइक पे मारती है, जिसकी वजह से बची हुई सीट भी बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से अब आंट को और भी ज़्यादा अमाउंट अंकल को देना पड़ता है। और इन सब की वजह से कौन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ईट पर। आंट कौन से कहती है, आई थिंक तुम्हें अब चले जाना चाहिए, रात काफ़ी हो चुकी है और मेरा ख्याल है ईट नहीं आएगा। वो पढ़ाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, जिस पर कौन वहीं पर रुक जाती है। आज तो मैं ईट को पढ़ा कर जाऊंगी, चाहे उसे आने में कितना भी वक्त लगे। काफ़ी रात में ईट वापस आता है, गुनगुनाते हुए अपने रूम में जा रहा था, लेकिन वहाँ पर खोन को देख करके वो उसके पास आ जाता है। खोन अपने आप को कंट्रोल में करते हुए ईट से कहती है, तो चलो अब सब कुछ फिनिश हो गया तो स्टडी थोड़ा सा कर लो। जिस पर ईट कहता है, स्टडी, वो भी तुमसे? बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब जबकि मेरा मन है ही नहीं स्टडी के लिए, तो आई थिंक तुम्हें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। जाओ, चले जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हारे फैमिली वाले भी परेशान हो रहे होंगे ना। कुन अपने गुस्से को और भी ज़्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश करती है कि वो ईट पर गुस्सा ना करे। अगर उसने ईट पे गुस्सा किया तो ईट की तो बैंड ही बजा देगी वो। ईट के साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद खोन को आइडिया हो ही चुका है कि ईट एक अच्छा रेसर बनना चाह रहा है, जिस पर वो उसे उसी के रिलेटेड ब्लैकमेल करने लगती है। अगर तुम स्टडी अच्छे से करोगे ना तो फ्यूचर में तुम एक अच्छे बाइक रेसर बन सकोगे। जिस पर ईट कहता है, बाइक रेसर बनूंगा? व्हाट डू यू मीन? मैं अच्छा बाइक रेसर हूँ, ये तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात पूछूं, तुम मुझे स्टडी के लिए इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रही हो? क्या मेरे डैड ने इतना ज़्यादा अमाउंट तुम्हें दे दिया है जिसकी वजह से तुम्हें मेरे पीछे ही पढ़ना पड़ रहा है? वैसे अगर मेरे डैड ने अमाउंट दिया है तो जाओ उन्हें पढ़ाओ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ईट को ज़्यादा ही पैसों के रिलेटेड कौन को टाउन मारने लगता है, जिसकी वजह से अब कौन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और यहाँ पर वो अपना मार्शल आर्ट सीखा हुआ अब ईट पर आजमाती है। वो उड़कर ईट को एक पंच मारती है, जिसकी वजह से ईट सीधा पोल में गिर जाता है। कुन गुस्से में ईट से कहती है, मुझे बस उतना ही गुस्सा दिलाया करो जितना कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। हद से ज़्यादा दिलाओगे तो फिर मेरी बॉडी वर्क करने लगती है और कुछ इसी तरीके मूवमेंट हो जाते हैं और सामने वाले की बैंड बज जाती है। कुन ने कुछ ज़्यादा ही जोर से हिट कर दिया था ईट को, जिसकी वजह से उसके गर्दन में मोच आ जाती है। अब वो अपने गर्दन को पकड़े हुए अपने डैड के पास जाता है और कौन की कंप्लेन करते हुए कहता है, आप देख रहे हो उसने मेरी क्या हालत कर दी है, मुझे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, इसी वजह से मैं उससे बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं लूंगा, ना ही स्टडी करूंगा। जिस पर डैड ईट से कहते हैं कि वो ये डिजर्व करता है क्योंकि उसी ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से कौन ने उसे हिट किया। कौन के आने पर ईट उसे कहता है, डैड तुम्हें फायर कर रहे हैं तो तुम इसी वक्त यहाँ से गेट आउट हो जाओ, मैं तुम्हें 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। और अगले सीन में ईट को दिखाया जाता है जो कि माया के पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। माया बताती है कि वो ट्रेनिंग पर है, जिस पर ईट भी वहाँ पर आने के लिए कहता है। और जबकि यहाँ पर आंट उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। ये दिखाया जाता है खोन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो इसी वजह से वो ईट के डैड को पूरे पैसे लौटाती है कि अब से वो यहाँ पर नहीं आएगी। जिस पर ईट के डैड कहते हैं, बट मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। जिस पर कौन कहती है, इसका मतलब आप मुझे फायर नहीं कर रहे हो। जिस पर डैड कहते हैं नहीं। और यहाँ पर डैड खोन को और भी ज़्यादा अमाउंट देने की बात करते हैं कि अगर वो ईट को हैंडल कर लेगी तो खोन रेडी हो जाती है। खोन आंट से पूछती है कि इस वक्त ईट कहाँ जा सकता है। आंट बताती है कि वो माया के पास गया होगा और साथ ही उसे लोकेशन भी सेंड कर देती है। अब यहाँ पर आंट को दिखाया जाता है जो कि ईट के डैड से कहती हैं, क्या आप सच में ऐसा करने वाले हो बॉस? जिस पर ईट के डैड आंट से कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही करूँगा, अगर ईट अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस नहीं होएगा तो मैं उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा। आंट मना करती हैं कि वो ईट के साथ ऐसा ना करे। और इधर खोन को दिखाया जाता है अनफॉर्चुनेटली एक बार उसी बाइकर वाले अंकल से उसकी टक्कर हो जाती है और बाइक न्यू है कहकर उनसे एक बार फिर से बाइक की डिमांड करती है। अंकल मना कर देते हैं, जिस पर खोन उनके बाइक की निकाल करके फेंकने की एक्टिंग करने लगती है। अंकल अपनी की ढूंढने लगते हैं, जिस पर खोन कहती है, अंकल गुड बाय, बस ज़्यादा नहीं 2 घंटे में आपकी बाइक वापस लेकर आ जाऊंगी कहकर वहाँ से बाइक लेकर चली जाती है। अंकल खोन पर गुस्सा करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें याद आता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट मिला था, तो खुश हो जाते हैं। अगर बाइक दोबारा से ख़राब हुई तो डबल अमाउंट मांगूंगा। इधर माया को दिखाया जाता है जो वी के साथ मिल करके अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। ट्रेनिंग में माया बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही थी और उसका करेक्शन वी कर रहा था। वी उसे बताता है कि उसे किस तरीके से गन को होल्ड करना चाहिए, अपने हाथों को किस तरह से मूवमेंट करना चाहिए, और ये बताते हुए वो उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है। तभी वहाँ पर ईट की एंट्री होती है। ईट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि माया का ट्रेनर वी है, और जब यहाँ पर माया के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि वी उसका ट्रेनर है तो उसे बुरा लगता है। ईट माया से कहता है कि वो अपने ट्रेनर को चेंज करे, लेकिन ये करने के लिए माया बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। ईट माया को अपने साथ लेके जाने लगता है, जिस पर माया मना करती है, मेरी ट्रेनिंग चल रही है और इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। इस पर ईट कहता है, लास्ट टाइम तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब भी मेरा कंपटीशन होएगा तो तुम मुझे चेयरअप करने के लिए चलोगी, तो आज मेरा कंपटीशन है, चलो मुझे चेयरअप करने के लिए।
माया मना कर रही थी और ईट नहीं मान रहा था। तभी बीच में मानी को आना पड़ता है। मानी कहते हैं इट्स ओके, चलो डिसाइड करते हैं कि माया किसके साथ जाएगी, वी के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगी या ईट के साथ उसके पास जाएगी चेयरअप करने के लिए। यहाँ पर मानी वी और ईट दोनों को एक ही टास्क देती है कि जो भी अच्छे से शूट करेगा और निशाना प्रॉपर तरीके से लगाएगा तो वही विनर रहेगा और माया उसके साथ जाएगी। ईट शूट करता है। उसके बाद टर्म आती है वी की। वी जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और उसका निशाना तो बहुत ही ज़्यादा सही है, बट फिर भी ईट की खुशी के लिए वो अपना निशाना गलत तरीके से लगाता है, जिसकी वजह से वो इसमें जीतता नहीं है। और ये सब माया नोटिस कर लेती है कि वी ने जानबूझकर ये सब ईट के लिए किया है। यहाँ पर वो वी से कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वो एक अच्छा शूटर है, उसे अच्छी तरीके से शूट करना आता है, तो उसने जानबूझकर के क्यों अपने आप को हरा दिया। जिस पर वी कहता है माया से, आई थिंक तुम्हें ईट के साथ जाना चाहिए उसे चेयरअप करने के लिए, उसे अच्छा लगेगा। लेकिन माया को बुरा लगता है क्योंकि वो वी के साथ अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाह रही थी। वी वहाँ से जाने लगता है तो माया भी उसे फॉलो करने लगती है, जिस पर ईट उसे टाइटली पकड़ लेता है। मैं जीत गया हूँ तो तुम्हें आई थिंक मेरे साथ चलना चाहिए। तभी मानी के पास डायरेक्टर का कॉल आता है जो कि माया को एक न्यू फिल्म साइन करने के लिए बुलाते हैं। माया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे एक बहाना भी मिल जाता है ईट से दूर होने के लिए। तो वो कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम उसके साथ ज़रूर जाएगी चेयरअप करने के लिए। अब ये उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए गुड बाय। माया के जाने पर ईट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में एक बार फिर से शूटिंग स्टार्ट कर देता है। पीछे से कौन भी ईट को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उसे इस तरह से शूट करते हुए देख करके वो उसे कहती है, चलो थैंक गॉड, आई थिंक अब तुम्हें सेटिस्फाई हो गया होगा, तो चलो स्टडी के लिए। ईट स्टडी के लिए नहीं जाना चाह रहा था, इस वजह से कौन से कॉम्पिटिशन लगाता है, चलो शूट करते हैं, जिसका भी निशाना अच्छा रहेगा उसकी बात मानी जाएगी। यहाँ पर ईट को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वी ने जानबूझ करके अपने आप को हरा दिया था और ईट को ऐसा लग रहा था कि वो एक अच्छा शूटर है। अब जब उसका पाला खोन से पड़ता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अच्छा शूटर नहीं है, क्योंकि खोन तो उससे काफ़ी अच्छी तरीके से शूट कर रही थी। पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं देखने के लिए खोन और ईट का कंपटीशन, जहाँ पर सारे लोग मिल करके खोन की तारीफ़ करते हैं कि वो एक लड़की होने के बावजूद भी कितनी अच्छी तरीके से शूट कर रही है। खोन जब अपने कंपटीशन को कंप्लीट करती है और ईट को स्टडी के लिए ले जाने के लिए टर्न होती है, तब तक वहाँ से ईट गायब हो चुका था। आगे ईट को एक बाइक रेसिंग कंपटीशन में दिखाया जाता है जहाँ पर उसने पार्टिसिपेट किया था। सारे लोग ईट के लिए चेयरअप कर रहे थे और पीछे से खोन भी उसे फॉलो कर रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भला खोन की कहाँ सुनने वाला, वो अपने रेसिंग कंपटीशन को कंटिन्यू करता है। और अगले ही सीन में ईट को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, साथ ही उस बंदे को भी पुलिस स्टेशन में लाया जाता है जो कि ईट के साथ रेसिंग कंपटीशन में था। रेसिंग कंपटीशन के चक्कर में दोनों ही पब्लिक एरिया में घुस करके अपनी कंपटीशन कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस को उन्हें पकड़ना पड़ता है और उनकी बाइक को भी अपने कस्टडी में लेना पड़ता है। ईट को लगता है कि वो कुछ पैसे दे देगा तो वहाँ से उसे जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन झटका तो तब लगता है दोनों को जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उन्हें पैसे देने के बाद भी पुलिस स्टेशन में ही रहना पड़ेगा जब तक कि उनके गार्जियन नहीं आते। अगली सीन में रेसर कंपटीशन वाले बॉय को दिखाया जाता है। उसके डैड आ करके उसकी अच्छी वाली पिटाई कर रहे थे। साथ ही वो ऑफिसर को कहते हैं कि एक काम करो, इसे कुछ टाइम के लिए जेल में ही बंद कर दो, ये यहाँ जेल में रहेगा तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। जहाँ पर उस बॉय की मॉम आ जाती है और वो अपने ही हस्बैंड से लड़ने लगती हैं अपने बेटे के लिए और अपने बेटे को बचा करके जैसे तैसा वहाँ से लेकर के चली जाती है। लेकिन ईट के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया था क्योंकि ईट ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया ही नहीं। वो जेल के अंदर बंद हो जाता है। खोन ईट को फॉलो करते हुए जेल तक भी पहुँच जाती है। वो उसे समझाती है कि उसे अपने डैड को कॉल कर लेना चाहिए, अदरवाइज उसे पूरी रात यहीं पर ही रहना पड़ेगा। ईट मना करता है कि वो अपने डैड के पास कॉल नहीं करेगा। खोन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसी वजह से वो ऑफिसर के पास जाती है और ईट के रिलेटेड उसे धमकी देने लगती है कि अगर उसने ईट को जेल से बाहर नहीं निकाला तो उसके डैड उसे भी फायर कर सकते हैं क्योंकि उसके डैड उसके भी हेड है। खोन की बातें सुनने के बाद वी स्माइल करने लगता है, जिस पर खोन रीज़न पूछती है कि वो इस तरह से स्माइल क्यों कर रहा है। तब वी बताता है जिसके रिलेटेड वो उसे धमकी दे रही है वो कोई और नहीं उसके डैड ही है और ईट उसका ब्रदर है। जब खोन को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो उसकी सिटी पिटी गुल हो जाती है। वो कुछ टाइम के लिए चुप सी हो जाती है। वी के पहचान होने की वजह से ऑफिसर वी के कहने पर ईट को जेल से बाहर निकाल देते हैं। ईट जहां उसे थैंक्स बोलना चाहिए तो वहीं वो वी पर गुस्सा करता है। वी ईट से कहता है कि वो उसकी बाइक को अभी छुड़वा नहीं पाया है, इसी वजह से वो उसकी कार में बैठ करके घर चले। ईट मना करता है। साथ ही ईट वी से भी कहता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा गेस्ट मेरे घर पर रहते हो, अगर तुमने मुझे जेल से बाहर भी निकलवा दिया तो तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे से खोन ये सब देख रही थी। उसे ईट का बिहेवियर वी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खोन वी से कहती है कहने को तो ईट तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं है, तुम दोनों कितने ज़्यादा डिफरेंट हो एक दूसरे से।
तुम कहाँ, कितने अच्छे, और इट कितना ज़्यादा क्रेजी। उसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टडी के रिलेटेड। कौन बाइक को स्टार्ट कर रही थी लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिस पर वी कहता है कि वो उसे घर पर ड्रॉप कर देगा और बाइक के लिए वो टेंशन ना ले। नेक्स्ट दिन में वी खोन को उसके घर पर ड्रॉप करता है, साथ ही उसे थैंक्स भी बोलता है इट की इतनी ज़्यादा केयरिंग करने के लिए, और उसे ये भी कहता है कि वो इट का ख्याल रखे, वो उसे स्टडी अच्छे से कराए। जिस पर खोन कहती है कि वो फिक्र ना करे, वो इट को अच्छे से स्टडी कराएगी, पहले वो पढ़ना तो स्टार्ट करे। खोन वी से रीज़न पूछती है कि आखिर इट उसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है, जिस पर वी बता देता है कि 9 साल पहले ही उसके डैड को किसी ने मार दिया था। उस वक्त इट के डैड ने उसे अडॉप्ट किया और 9 सालों से वो इट के डैड के ही पास रहता है, लेकिन इट उसे अपना बड़ा भाई नहीं मानता है, जबकि वी उसे अपना छोटा भाई मानता है और उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग करता है। खोन का कहना था कि इट के पास तुम हो वो कितना ज़्यादा लकी है, लेकिन साथ ही इट अनलकी भी है कि वो तुम्हारी वैल्यू को समझ नहीं रहा है, वो तुम्हारी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा है। खैर, वी उसे गुड बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। खोन भी उसे गुड बाय बोलती है। तभी वहाँ पर खोन के डैड की एंट्री हो जाती है। खोन के डैड ने वी को बैक साइड से देखा था, साथ ये भी कि वी पुलिस है। जब यहाँ पर डैड को मालूम पड़ता है कि वो खोन को यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आया था, डैड रीज़न पूछते हैं। खोन बताती है डैड आपको बताऊंगी, बहुत लॉन्ग स्टोरी है फुर्सत में, अभी चलिए मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। डैड जाने से पहले खोन को कहते हैं कि उन्हें पुलिस ऑफिसर्स से बहुत ही ज़्यादा नफरत है, वो ख्याल रखे कि नेक्स्ट टाइम वी यहाँ पर ना आने पाए। डैड को जब इट के बारे में पता चलता है कि किस तरह वो पुलिस स्टेशन में बंद था, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और आगे वो इट के सारे क्रेडिट कार्ड छीन लेते हैं और उसे सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड देते हैं जिसमें बहुत ही लेस अमाउंट था। साथ ही डैड इट से यहाँ ये भी कहते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड उसे तब मिलेगा जब वो एग्जाम में फुल में से फुल नंबर लेकर आएगा, अदरवाइज ये सारे क्रेडिट कार्ड उसे नहीं मिलेंगे। डैड जाने से पहले वी को भी वार्न करते हैं कि नेक्स्ट टाइम विदाउट उनकी परमिशन वो इट की हेल्प ना करे। खोन जब इट के घर पर उसकी स्टडी के रिलेटेड आती है तब उसे धक्का लगता है जब आंट के थ्रू से मालूम पड़ता है कि इट इस वक्त अपने रूम में है। आंट खोन से कहती है ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली इट की बाइक उसके पास नहीं है, इसी वजह से वो अपने रूम में है, लेकिन मैं काफी खुश हूँ कि आज वो अपने रूम में रहेगा तो तुम उसे स्टडी करा पाओगी। अब यहाँ पर खोन को दिखाया जाता है जो कि इट के रूम में जा रही थी, लेकिन बाय मिस्टेक वो वी के रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसकी यूनिफॉर्म को देख करके वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है एंड देन उसके यूनिफॉर्म के पास चली जाती है। वी को आते हुए देख करके सडनली वो उसी के यूनिफॉर्म के पीछे छुप जाती है। वी जस्ट अभी शावर लेकर आया हुआ था, इसी वजह से वो ओपन बॉडी था। वो अपना यूनिफॉर्म लेता है, यूनिफॉर्म के पीछे खोन को देख करके सडनली चिल्ला पड़ता है अपने रूम में इस तरह किसी लड़की को देख करके, और खोन भी टोटली शॉक्ड, वो भी ज़ोर से चिल्ला करके वहाँ से भागती है। खोन को आइडिया नहीं है कि वो कहाँ जाए और अनफॉर्चुनेटली वो इट के रूम में चली जाती है और इट भी अभी जस्ट शावर लेकर आया हुआ था, इसी वजह से वो भी ओपन बॉडी था। खोन तो टोटली शॉक्ड, वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और इट भी उसे देख करके ज़ोर से चिल्लाता है। उसके पास टॉवल नहीं था, साइड में उसे गिटार मिलता है, वो उसे उठा लेता है और अपने आप को हाइड करने लगता है। साथ ही गिटार बजाते हुए वो खोन पर गुस्सा करता है कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। खोन तो अभी जस्ट वी के पास आई थी, इसी वजह से उसे कुछ भी नहीं समझ रहा था और इट के साथ भी सेम वही सिचुएशन। खोन एकदम से पागल सी हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट दिन में सब कुछ नॉर्मल था। खोन अभी भी शॉक्ड में थी और खोन को इस कंडीशन में देख करके इट स्माइल कर रहा था, जिस पर खोन कहती है ये स्माइल क्यों कर रहे हो, जिस पर इट कहता है बस तुम्हारे फेस के रिएक्शन को देख करके स्माइल कर रहा हूँ, क्यों क्राइम है क्या, जिस पर खोन का कहना था हाँ क्राइम है, क्योंकि इस वक्त स्टडी का टाइम है तो तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। और वो इट को अपनी स्टडी के रिलेटेड फोकस करने के लिए कहती है, लेकिन इट भला कहाँ उसकी सुनने वाला, वो उसकी बातों को यूं ही हवा में उड़ाते रहता है, जिसकी वजह से अब खोन को काफ़ी बुरा लगता है। वो इट को कहती है कि उसे अपनी स्टडी के लिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो फेल हो जाएगा, लेकिन इट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और वो खोन को उसी बारे में फिर से टीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से खोन शाय फील करने लगती है और साइड में चली जाती है। इट खोन को बार बार इस तरह से टीज़ करके काफ़ी मज़े ले रहा था। अब खोन भी अपने आप पर कंट्रोल करती है और एकदम गुस्से वाले अवतार में आ जाती है। इट मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, अपनी स्टडी पे फोकस करो, नहीं तो अब तुम मेरा गुस्से वाला फेस देखोगे, स्टडी कर रहे हो कि नहीं। जिस पर इट का कहना था ठीक है मैं करूँगा ना, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, पहले तुम स्टार्ट तो करो। और अगली सीन में खोन को दिखाया जाता है जो कि इट को उसका लेसन एक्सप्लेन कर रही थी, साथ ही उससे पूछ भी रही थी कि क्या उसे समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इट को दिखाया जाता है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपने गेम में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। इट ने डिसाइड कर लिया था कि वो खोन को इतना ज़्यादा परेशान करेगा, इतना ज़्यादा टॉर्चर करेगा कि वो खुद ही इस जॉब को छोड़ करके चली जाएगी। इसी वजह से वो पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं करता है और अपने ही कामों में लगा रहता है। खोन इट की तरफ मार कर फेंकती है और उसे कहती है कि इस वक्त मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा रही हूँ तो तुम्हें भी लिखना चाहिए। जिस पर इट का कहना था अभी मेरा मूड नहीं है, कुछ टाइम के बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगा, क्या मैं थोड़ा सा ब्रेक ले सकता हूँ।
जिस पर खोन कहती है अभी 10 मिनट भी तुम्हें बैठे हुए नहीं हुआ है और तुम्हें ब्रेक चाहिए, मार कर तो मुझे। इट देने से मना करता है, लेकिन खोन का गुस्सा देख करके वो मारकर तो दे देता है, लेकिन फिर से वो अपने गेम में बिजी हो जाता है। खोन लेसन को एक्सप्लेन कर रही थी, इट उसके एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनता है और गानों को सुनता है और साथ ही गाना गाते हुए कहता है कि वो स्टडी पे फोकस नहीं करना चाह रहा है, वो स्टडी नहीं करना चाह रहा है, वो नहीं पढ़ेगा किसी भी कंडीशन में। इट इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था खोन को, लेकिन खोन उसे एक क्रेजी किड समझ करके सब कुछ भुलाते जा रही थी। अब इट की सिचुएशन तो इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि वो और भी ज़्यादा खोन को परेशान करने के लिए अपनी एंजल को लेकर आता है, जहाँ पर वो एंजल पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा करता है और अपने स्टडी के रिलेटेड कंसंट्रेशन कम करता है, जिस पर अब खोन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो गुस्से में इट से कहती है मैं सच बता रही हूँ, अब मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है। अगर तुम मेरे हाथों से पीटना नहीं चाह रहे हो तो इस कैट को वापस से उसके रूम में छोड़ करके आओ, नहीं तो याद रखो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी कैट को मैं जान से मार दूंगी। क्या चाहते हो कि तुम्हारी कैट मरे? इट अपनी कैट को साइड में रख करके वापस से आ करके अपने टेक्स्ट बुक उठा लेता है, वो भी इस वजह से क्योंकि पास्ट में खोन ने जो उसे हिट किया था वो वाला फ्लैशबैक उसे याद आ गया था, इसी वजह से इट नॉर्मल हो चुका था। लेकिन स्टडी पे वो अभी भी फोकस नहीं कर रहा था, फोकस पूरा उसका फ़ोन पे था। वो फ़ोन के थ्रू मैसेज करता है माया को कि वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है। इट का मैसेज मिलते ही माया फ़ौरन इट के घर पर आती है ये देखने के लिए कि इट को क्या हुआ। उसकी मुलाकात वी से हो जाती है। वी माया को देख करके सरप्राइज था, इतनी मॉर्निंग में तुम यहाँ पर, जिस पर माया बताती है वी से कि वो यहाँ पर इट से मिलने के लिए आई है। तभी वहाँ पर पीछे से मानी की भी एंट्री हो जाती है। मानी ने वी के फेस को नहीं देखा हुआ था, इसी वजह से वो माया से कहती है तुम गार्डनर से क्यों बात कर रही हो, यहाँ पर तुम इट से मिलने के लिए आई थी ना, तो जाओ ना इट से मिलने के लिए, इस तरह से गार्डनर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। वी टर्न होता है, मानी सरप्राइज, हाय हैंडसम तुम यहाँ पर? वो सॉरी तुम्हें पहचानने में मिस्टेक होगी, एक्चुअली तुमने गेटअप ही वैसे लिया ना, भला ऐसे कपड़े कौन पहनता है? जिस पर वी कहता है अक्सर मैं घर पे ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, वैसे थैंक गॉड तुम्हें याद तो है कि मैं वी हूँ, वरना तुमने तो मुझे गार्डनर मेंशन ही कर दिया था। खैर यहाँ पर माया वी को बताती है कि इट का मैसेज आया था कि इट बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। वी के थ्रू यहाँ पर माया को मालूम पड़ता है कि इट आज स्टडी कर रहा है और स्टडी से बचने के लिए उसने झूठ बोला है, जिसकी वजह से माया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और आगे वो इट की क्लास लेने के लिए जब अंदर जाती है तब वी उसे समझाता है कि इट को वो माफ़ कर दे, इस तरह से उसकी क्लास ना ले। लेकिन माया सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी इट के झूठ बोलने की वजह से। इधर खोन इट को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इट हमेशा कोई ना कोई रीज़न बना करके स्टडी नहीं कर रहा था। माया को आते हुए देख करके इट सरप्राइज होता है और सडनली दौड़ करके माया के पास जाता है और इसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है तुम देख रही हो ना यहाँ के लोग मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर करते। खोन माया को बताती है कि कोई भी इट को टॉर्चर नहीं कर रहा, सब यही चाहते हैं कि वो अपनी स्टडी पे फोकस करे और मैं उसकी होम ट्यूशन टीचर हूँ। यहाँ पर जब माया को मालूम पड़ता है कि होम ट्यूशन टीचर कौन है तो उसे अच्छा लगता है कि चलो इट को पढ़ाने के लिए कोई ऐसी टीचर आई है जो कि इट को अच्छे से हैंडल कर सकती है। इट माया को लेकर के दूसरी प्लेस पर चला जाता है उससे बात करने के लिए। यहाँ पर खोन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो इट के पीछे इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है कि वो अपनी स्टडी में अच्छा हो जाए, लेकिन इट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसी वजह से खोन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तब वहाँ पर वी आता है और खोन को इतने ज़्यादा गुस्से में देख करके वो समझ जाता है रीज़न इट है। खोन गुस्से में पास में रखी हुई कुकीज़ को खाने लगती है एंड गलती से वो उसके गले में ही अटक जाता है, उसे खांसी स्टार्ट हो जाती है। तभी वी आता है उसके लिए जूस लेकर के, वो उसे जूस पीने के लिए कहता है कि इससे तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। साथ ही वो इट के बिहाफ में खोन से सॉरी भी कहता है। स्टडी से बचने के लिए इट माया को कन्विंस कर रहा था हम दोनों क्या बाहर चले मूवी के लिए, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करेंगे। लेकिन माया इट पर गुस्सा कर रही थी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इट मुझसे झूठ बोलने के लिए, तुम स्टडी कर रहे थे ये अच्छी बात थी, लेकिन तुम इस तरह से मुझे झूठ बोलोगे इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तुम्हें मालूम है ना झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है, चिढ़ होती है झूठ बोलने वालों से। इट माया से कहता है ओके इट्स माई मिस्टेक, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जिस पर माया कहती है सच में तुम कितने ज़्यादा शेल्फिश होते जा रहे हो ना इट, तुम सही से सॉरी भी नहीं बोल सकते हो। और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। इट माया को रोकता लेकिन माया वहाँ से जा चुकी थी और पीछे से खोन और वी दोनों ये सब देख रहे थे। वी यहाँ पर खोन को बताता है कि माया और इट दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी टाइम से दोनों क्लोज फ्रेंड हैं। साथ ही ये भी कि दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि दोनों ग्रेजुएशन एक साथ कंप्लीट करेंगे। माया के बारे में बात करते हुए वी के फेस पे स्माइल देखती है खोन। देन वो उससे पूछती है कि क्या माया उसकी फ्रेंड नहीं है, जिस पर वी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है,
माया मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पर खोन नोटिस करती है कि माया के रिलेटेड जब वी बात करता है तो उसके फेस पे जो स्माइल आ रही थी, जिससे खोन को समझ में आ रहा था कि सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही बात नहीं है, बात तो आगे ही निकल चुकी है। अगले दिन में ईट काफ़ी शांत में बैठा हुआ था, वो भी इस वजह से क्योंकि टीवी पर वो माया की वीडियोज़ देख रहा था। तो बस उसकी वीडियोज़ देखते हुए वो काफ़ी शांत बैठा था। आगे खोन उसके पास आती है और उससे कहती है, अगर तुम्हारा सब कुछ हो गया है तो क्या स्टडी पे फोकस करोगे? लेकिन वी तो पूरा फोकस माया पर कर चुका था, वो बस माया को ही देखे जा रहा था। कौन ईट से कहती है कि अगर उसे इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा है तो उसे माया से सॉरी बोल देना चाहिए। तब यहाँ पर ईट फ़ोन पे मैसेज के थ्रू माया को सॉरी बोल देता है कि आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कौन फर्स्ट टाइम ईट का इस तरह से बदला हुआ रूप देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट वाला दिख रहा था। ईट बाहर जा रहा था, आंट उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ईट नहीं रुकता है। आंट ईट को लेकर के काफ़ी परेशान थी। मेरा बच्चा, उसके पास ना उसकी बाइक है और ना ही पैसे हैं, पता नहीं वो क्या करेगा। कौन को बाहर जाते हुए आंट पूछती कि क्या बात है, स्टडी हो गई है? जिस पर कौन बताती है कि ईट ने आज स्टडी की है और इस वक्त उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। यहाँ पर आंट के थ्रू कौन को मालूम पड़ता है कि ईट के पास ना ही पैसे हैं ना ही उसकी बाइक है। वो जब वहाँ से जाने लगती है तो ईट के बारे में सोच करके उसे काफ़ी फिक्र हो रही थी ईट की, इसी वजह से वो ईट को फॉलो करने लगती है। कुछ टाइम के बाद फाइनली ईट उसे मिल जाता है एक शॉप पर, जहाँ पर ईट कुछ बुक्स को ख़रीद रहा था। ईट के पास पैसे नहीं थे बट थोड़े पैसे थे जिसमें वो बुक्स ख़रीद रहा था। कौन इसके पास जाती है, काफ़ी सरप्राइज थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम बुक्स को इस तरीके से बाय करोगे, अच्छा लग रहा है तुम स्टडी में अब थोड़ा सा फोकस करने लगे हो। वैसे तुम्हें बता दूं, आंट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, आई थिंक तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। ईट मना करता है, एक काम करो अपना सजेशन अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। कौन को बुरा लगता है वो वापस वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर उसे ईट के बारे में ख्याल आता है और दोबारा से वो ईट को फॉलो करने लगती है। ईट को बस स्टॉप पे खड़ा हुआ दिखाया जाता है, वो भी इस वजह से क्योंकि आज उसके पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही उसके पास उसकी बाइक थी। वो बस में चढ़ने के लिए जा रहा था लेकिन धक्का लगने की वजह से उसके हाथ से उसके पैसे छूट जाते हैं और वो बस के नीचे आ जाते हैं। वो कुछ पैसे उठाता है और बस में चला जाता है। अब उसके पास सिर्फ 8 कॉइन ही थे, उतने में तो बस का टिकट भी नहीं आ रहा था। पीछे से कौन कहती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी टिकट के पैसे दे दूँगी। ईट काफ़ी एटीट्यूड में कौन से कहता है, तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मेरे पास पैसे थे, बस के नीचे मेरे पैसे गिर गए, बस छूट ना जाए इस वजह से मुझे बस में चढ़ना पड़ा, मुझे आइडिया नहीं था कि बस की टिकट का अमाउंट इतना ज़्यादा है। तब यहाँ पर कौन ईट और उसका दोनों का ही टिकट का अमाउंट पे करती है और उसे कहती है, फिक्र मत करो, ये पैसे उधार समझ के रख लो, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो वापस रिटर्न कर देना। जिस पर ईट कहता है, क्या सच में मुझे ये रिटर्न भी करना पड़ेगा? जिस बुक को लेकर के कौन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी कि ईट ने फर्स्ट टाइम बुक को ख़रीदा है, वो भी पढ़ने के लिए। बाद में जब कौन उस बुक को पढ़ती है तब उसे मालूम पड़ता है कि ईट ने कॉमिक बुक को ख़रीदा है। कॉमिक बुक को पढ़ते पढ़ते कौन को नींद आनी स्टार्ट हो जाती है और वो बाय मिस्टेक ईट के शोल्डर पे ही अपना हेड रख करके सोने लगती है। फर्स्ट टाइम ईट कौन को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसके हाथ से बुक ले रहा था। सडनली कौन की नींद टूट जाती है और वो उड़ जाती है। वो दोबारा से कॉमिक बुक पढ़ना स्टार्ट करती है कि उसे नींद ना आए, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक बार फिर से कौन को नींद आनी स्टार्ट हो जाती है और वो दोबारा से ईट के शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। इस बार ईट कौन को परेशान करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसके ग्लासेस निकालने लगता है। सडनली एक बार फिर से कौन की नींद टूट जाती है। वो उसे पंच मारने वाली थी, लेकिन ईट का फेस देख करके वो अपने आप को कंट्रोल में कर लेती है। दोनों बस स्टॉप पर जब उतरते हैं, ईट दूसरी जगह पर जाने लगता है। कौन उसे रखती है, तुम्हारे पास अमाउंट भी नहीं है तो तुम मुझे बताओ तुम कहाँ जाओगे, एक काम करो कुछ अमाउंट मुझसे ले लो। जिस पर ईट कहता है, नहीं मुझे तुम्हारा अमाउंट नहीं चाहिए, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, इसी वजह से वो कौन से अमाउंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। कौन उसे अमाउंट देती है, लेकिन ईट उसके पर्स से ज़्यादा अमाउंट ले लेता है, ये कहते हुए नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें लौटा दूंगा, वैसे भी इतने अमाउंट में मेरा क्या होने वाला है। जिस पर कौन कहती है, इतने अमाउंट में तुम क्या क्या कर सकते हो तुम्हें आइडिया भी नहीं है, ज़रा पैसों की वैल्यू करना सीखो। इतने अमाउंट में तुम बहुत सारी चीज़ें खा भी सकते हो, पैसे बचा भी सकते हो और सही सलामत अपने घर भी वापस पहुंच सकते हो।